से प्रसारित आकाशवाणी की ये पूर्वोत्तर सेवा है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और AIR DTH पर। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इस सप्ताह के स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए में। आज कार्यक्रम का विषय है सबका मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चयनिका शर्मा। अगर आप इनसे सीधे बात कर अपने प्रश्नों का उत्तर या समाधान चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 036425025012, यानी 036425020012। नमस्कार डॉक्टर साहिबा, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वर्ष जो हमने 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया है, उसका थीम क्या था? हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हिसाब से मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, टू एडुकेट पीपल अबाउट द various mental health issues, to remove discrimination relating to mental health, to remove the myths relating to mental health, and to address all the mental health related challenges. So हर साल इस एक ऑफिशियल थीम होता है फॉर जी। द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इस साल का थीम था मेंटल हेल्थ इज एन यूनिवर्सल राइट। यूनिवर्सल राइट। अच्छा, तो एक साइकेट्रिस्ट के हिसाब से, एक डॉक्टर के हिसाब से आप मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करती हैं? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एक व्यक्ति एक शांत स्टेट में रह रही है, जो उसका नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है, उसका फुल जो कैपेबिलिटी है उसमें कर रहा है, उसका जो लाइफ स्किल्स है जैसे कोपिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जजमेंट, रीजनिंग, सब उसका जैसे अप टू हिज मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर रहा है और एक जैसे एक बैलेंस लाइफ लीड कर रहा है, तो इसी को एक स्टेबल मेंटल हेल्थ बोल सकता है। अच्छा, तो अगर एक लेमैन, एक आम आदमी अपने मानसिक स्वास्थ्य का जांच करना चाहे तो वो कैसे जांच सकता है कि मैं नॉर्मल हूँ या स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी है या डिप्रेशन है? कैसे जांचे? एक नॉर्मल अक्सर हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग का अंदर का स्थिति कैसा है। आर वी काम एंड रिलैक्स, अंदर में पॉजिटिविटी, हम लोग का हैप्पीनेस स्टेबल है कि नहीं। अगर ऐसा एक स्टेट है कि हम लोग का इमोशनल बहुत इमोशनली अनस्टेबल हो रहा है, कि बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, या जो निगेटिव इमोशंस है हम लोग पे हावी हो रहा है, और हम लोग अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, सोशल लाइफ में हम लोग को प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, हम लोग का जो लाइफ स्किल्स है जैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना, फेस करना, हम लोग नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि हम लोग का मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ताकि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक व्यक्ति को अपना फिजिकल और इमोशनल रिजर्व जो हम लोग बोलते हैं उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे खुद का मन को शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए कुछ जैसे योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। एक अच्छा संगत में रहना चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स या जो चीज देखने से मन में शांति मिलता है, ऐसा ऐसा चीज में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए क्योंकि हेल्थ अच्छा रखने से मन भी अच्छा रहता है। और इसके साथ जो भी जैसे सामान हो, जिससे जो एडिक्टिव सामान हो जिससे हम लोग का मन विचलित होता है, वो सबसे दूर रहना चाहिए। और अगर कुछ भी ऐसा स्ट्रेस रिलेटेड इशू है या कोई भी तनाव है जो मन को या हम लोग का मानसिक स्वास्थ्य को डैमेज कर रहा है, वो अगर ऐसा है तो उसको डील कर लेना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, पहले मेरी ये सोच थी, मैं ऐसा सोचता था कि मतलब कोई अगर किसी मानसिक समस्या से गुजर रहा है, डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है या किसी भी बीमारी से वो सफ़र कर रहा है, तो वो दुखी रहेगा, वो शायद लोगों से बात नहीं करेगा। लेकिन रिसेंटली इसके बारे में मैंने आपसे भी बात किया था और इधर-उधर से जो इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगा उसे पढ़ के ऐसा
पता चला कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई अगर डिप्रेस्ड है या दुखी है तो वो हमेशा मतलब लोगों को दुखी ही दिखेगा, हो सकता है उसके चेहरे पे एक स्माइल हो। तो मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति, शायद वो हमारा करीबी हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, कि उसके हाव-भाव से हमें क्या पता चल सकता है कि ये कुछ मानसिक समस्या से गुज़र रहा है? हम्म, अक्सर हर मानसिक बीमारी का कुछ सिम्टम्स होता है। अच्छा। जैसे आपने बोला डिप्रेशन में एक आदमी दुखी रहता है, उदास रहता है, एंजाइटी रहने से बहुत घबराता है, उसका जैसे बोलता है कि मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो हर बीमारी का कुछ कुछ सिम्टम होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी में वो सिम्टम दिखाई देने से उसका अंदर वो प्रॉब्लम चल रहा है। अक्सर हमें दिखाई देता है अगर कोई बच्चा में कोई प्रॉब्लम है तो सिम्टम से ज्यादा उसका बिहेवियर चेंज दिखाई देता है। एक छोटा बच्चा जैसे कोई एंजाइटी इशू से जूझ रहा है तो अक्सर दिखाई देता है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना वाना कम कर देता है, उसका जैसे बाकी लोग से मिलना वो सब कम हो जाता है, माँ को क्लिंग करने लगता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है। और सपोज एक टीनेज का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसका डिफाइन बिहेवियर दिखाई देता है, गुस्सा रहता है या सबसे जैसे दूर रहना शुरू करता है। तो अगर कोई करीबी को हम लोग अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे तो बिहेवियर से या उन लोग का बात से भी पता चल सकता है कि उसके अंदर में क्या चल रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, ये तो हमने टीनेजर्स और बच्चों की बात की, क्या एडल्ट्स में भी ऐसे ही हाव-भाव देखने को मिलेंगे? जी, एडल्ट्स में भी अक्सर बहुत लोग होता है जिसका जैसे लाइफ स्किल्स, कोपिंग स्किल ये सब ठीक है तो वो प्रॉब्लम से जूझ रहा है और सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा है। पर अगर आप का कोई करीबी है तो आप उससे बात करने से या उसका हाव भाव देखने से आपको महसूस होगा कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जैसे एक व्यक्ति का डिप्रेशन हो रहा है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा, पर वो व्यक्ति जैसे ज्यादा काम में बिजी रहने लगा या सबको अवॉइड करने लगा, खुद का हेल्थ को इग्नोर करने लगा, तो ये बिहेवियर से आपको पता चलेगा कि कुछ तो हो रहा है। और जब भी कोई ऐसा हिंट मिले कि कुछ हो रहा है तो आप बात कीजिए, और बात करने से बहुत टाइम में अंदर का स्थिति पता चल जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के तौर पर आप एंग्जायटी और डिप्रेशन में कैसे फ़र्क करते हैं? एंजाइटी डिप्रेशन दोनों मानसिक बीमारी है। अच्छा। एंजाइटी का सिम्टम्स अलग होता है, डिप्रेशन का अलग होता है। एक व्यक्ति जब डिप्रेस्ड होता है यूजुअली वो बहुत डाउन हो जाता है, बहुत टाइम में दिखाई देता है वो दुखी रहता है, या उसका इंटरेस्ट लेवल जो आगे उसको जो इंटरेस्ट था वो सब कम हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हमेशा जैसे कोई बीमारी के बोलता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, थकान का प्रॉब्लम कंप्लेन करेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ फिजिकल कंप्लेन अक्सर कंप्लेन करता रहता है, और चेकअप करने से कुछ नहीं निकालता है। और उदासी, कभी गिल्ट फीलिंग में बोलता है इसकी, कभी निगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक बात बोलना शुरू होता है, रोता रहता है, विड्रॉन करता है, जैसे लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, खाना पीना कम कर देता है, कभी इवन निगेटिव थॉट्स ना, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इवन सुसाइडल डेथ विश, सुसाइडल थॉट्स भी एक्सप्रेस कर सकता है। और एंजाइटी में सिम्टम्स थोड़ा अलग होता है। एक एंशियस आदमी बहुत जैसे घबराना शुरू करता है, बहुत रेस्टलेस हो जाता है, बोलता है कि हाथ पाँव जैसे कांप रहा है, उसका हाथ पाँव में स्वेटिंग हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी जैसे कोई भी बात में उसका जैसे बात कर अचानक दूसरा एक बात से दूसरा टॉपिक तक चला जाएगा, तो पेल्पिटेशन कंप्लेन करता है। कभी कभी जैसे बाउल सिम्टम्स अचानक जैसे बोलेगा कि यूरिन का टेंडेंसी, स्टूल का टेंडेंसी हो जाता है। तो ये घबराहट वाला जो सिचुएशन होता दिखाई देता है, इससे पता चलता है कि वो आदमी का अंदर एंजाइटी का सिम्टम्स है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, क्या एंग्जायटी आगे चल के डिप्रेशन का रूप ले सकता है? डिप्रेशन एंजाइटी दोनों अलग बीमार है, पर ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है एक टाइम में एंजाइटी का भी शिकार हो जाए, या एक आदमी जो एंजाइटी का शिकार है बाद में डिप्रेशन से भी जूझ सकता है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, मानसिक स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी है, इसके होने से और क्या-क्या परेशानी हो सकती है? मानसिक स्वास्थ्य में अगर एक व्यक्ति का मानसिक हेल्थ स्टेबल नहीं है तो उससे उसका बहुत तरह का मेंटल इश्यूज आ सकता है या मेंटल इलनेस हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति को स्ट्रेस से जूझ रहा है, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिस जो वो कोप नहीं कर पा रहा है, तो उससे जाके उसको
डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो अच्छा सकता डॉक्टर है। साहिबा, यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, शायद हम्म। हमारे कोई कॉलर जुड़े हैं। हेलो पूर्वोत्तर सेवा। हेलो। शायद हमारा कनेक्शन उनसे टूट गया है। डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे कि मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने से और क्या क्या परेशानी हो सकती है हमें। तो जो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर फोबियास, ओसीडीज, ऐसा बहुत तरह का मानसिक बीमारी बीमारी बाद में हो सकता है, एडिक्शन। और कोई कोई टाइम में जो जेनेटिक जेनेटिक होता है किसी का, जैसे फैमिली में कोई बीमारी है, ऐसा भी अगर एक व्यक्ति का कोई है जेनेटिक, और कोई स्ट्रेस उसको ट्रिगर करता है, तो वो बीमारी भी उसमें आ सकता है। तो डॉक्टर साहिबा, क्या मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी भी जेनेटिकली भी होता है? नहीं, अगर सपोज किसी के अंदर कोई जेनेटिक बीमार है, अच्छा। फैमिली में कोई इलनेस है, हम्म। और उसको कोई स्ट्रेस हो जाता है, अच्छा, तो वो एक सेकेंड बीमारी डॉक्टर ट्रिगर साहिबा। हो सकता है। हेलो पूर्वोत्तर सेवा। हेलो पूर्वोत्तर सेवा। हेलो। हेलो पूर्वोत्तर सेवा। श्रोताओं, शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें अपने श्रोताओं से जुड़ने में, लेकिन फिर भी हम आपको याद दिला दें कि इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा से FM 100.1 मेगाहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और AIR NETTH पर। अपने दोस्त बादल के साथ सुन रहे हैं साप्ताहिक स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए। और आज हमारे मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चैनिका शर्मा। और अगर आप कार्यक्रम सुन पा रहे हैं अभी, तो आपको अब तक एहसास हो चुका होगा कि हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, शायद आप मेरी बात से सहमत हों। आज भी खास करके हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानसिक समस्याओं को कोई बीमारी नहीं मानते। वो सब बोलते हैं अरे नहीं, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? अक्सर सोसाइटी में ये दिखाई देता है कि हेल्थ, ये एजुकेशन रिलेटिंग टू द मेंटल इश्यूज बहुत कम है, जी। और अवेयरनेस बहुत कम है। इसीलिए अक्सर दिखाई देता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक मानसिक बीमारी घर में है, और लोग ये सोचता है कि वो जैसे वो खुद ट्राई नहीं कर रहा है, या हम्म। उसका विल पावर कम है, जी। या उसको इवन ऐसा भी होता है कि उसको जैसे भूत प्रेत का कोई साया है, ऐसा भी सोचते हैं, वो भी दिखाई देता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि अवेयरनेस कम है सोसाइटी में। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस ज्यादा फैलाए, और ये एजुकेशन रिलेटिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। तो ये बताइए कि इसमें एक काउंसलर या एक साइकेट्रिस्ट का क्या रोल होता है? मेंटल इलनेसेस एक वो सब एक बीमारी होता है। जी। तो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्किजोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, ये सब बीमारी है जिसको जैसे बाकी बीमारी का इलाज होता है, ये सब का भी इलाज से ठीक किया जा सकता है। तो अगर किसी को ऐसे मानसिक बीमार है, तो उन लोग को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि विथ मेडिसिन ये सब बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है। जैसे किसी को कोई हार्ट का बीमार हो, पेट का बीमार हो, मेडिसिन से ठीक हो जाता है, वैसे ब्रेन का भी कोई भी बीमार दवाई से ठीक किया जा सकता है। और काउंसलिंग का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति का सपोज कोई स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस के वजह से डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी इश्यूज हो गया, तो वो स्ट्रेस को हैंडल करने में काउंसलिंग का बहुत रोल होता है। अच्छा, तो ये तो हमने बात की एक डॉक्टर या एक साइकेट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारे कोई परिचित या परिवार के सदस्य कोई ऐसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, और हो सकता है वो किसी काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से हेल्प भी ले रहे हैं, तो ऐसे में उनके परिवार वालों को, उनके दोस्तों को क्या करना चाहिए? उनके साथ कैसे बिहेव करें, क्या ना करें? एक व्यक्ति अगर कोई मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, और अगर सपोज वो आदमी इलाज भी ले रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक फैमिली को एक सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए।
एक मिनट डॉक्टर साहिबा। हेलो पूर्वोत्तर सेवा। नमस्कार जी, कौन बोल रही हैं आप? नमस्ते ओमिया जी। जी, आसाम से स्वागत है आपका ओमिया जी। आज हम सबका मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप कृपया डॉक्टर साहिबा से अपने प्रश्न सीधे पूछ सकती हैं। नमस्कार। जी। हम्म, अगर स्लीप प्रॉब्लम हम हर सेट लाइन कट हो गया। जी डॉक्टर साहिबा, तो आप कृपया इनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हाँ, तो जैसे मैडम ने पूछा था कि अगर किसी को स्लीप मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो हर स्लीप हम लोग के लाइफ का ना एक मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडिक्वेट स्लीप नहीं होने से हम लोग का फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। तो हर व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर रात एक एडिक्वेट स्लीप मिले। आजकल बहुत टाइम में दिखाई देता है कि लोग बहुत रात तक मोबाइल देखता रहता है या टीवी देखता रहता है। पूरा दिन काम करेगा और रात को ये सब से उसका स्लीप डिप्राइव हो जाता है। जी और बिल्कुल। फिर पूरा दूसरा दिन उठ के कंसंट्रेशन नहीं रहता, या माथा भारी भारी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, ये ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है। इसीलिए हर व्यक्ति को रात को एडिक्वेट स्लीप लेने पे फोकस करना चाहिए। 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। ठीक है डॉक्टर साहिबा, तो 6 से 8 घंटे की नींद हमें जरूर ही जरूरी लेना होता चाहिए। है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ओमिया दिमारी जी अभी जुड़ी होंगी आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा से और उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे बीमारियों से जूझ रहा है तो उनके घर वाले और हम्म। परिवार वाले या उनके दोस्तों को किस चीज का या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? तो अगर घर पे एक ऐसा मेंटल पेशेंट है या मरीज है, जी। तो फैमिली मेंबर्स को एक बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो वो व्यक्ति को एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, मेडिसिन टाइम पे ले इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, और कोई भी ऐसा सिचुएशन ना करे कि वो व्यक्ति को मानसिक तनाव हो। और ऐसा भी दिखाई देता है अगर एक व्यक्ति मेंटली इल है, फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी उसको डिस्क्रिमिनेट भी करता है, थोड़ा नीचे देखता है, लुक डाउन करता है। ये सब से वो व्यक्ति पर बहुत बुरी असर पड़ता है। सो दिस पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दे शुड बी गिवन द राइट टू लिव विद डिग्निटी। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि मैं कुछ पर्टिकुलर इश्यूज पे बात करूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य और एडिक्शन का क्या संबंध है? एडिक्शन एक बीमारी है। जी। एक एडिक्शन बहुत तरह का से हो सकता है। किसी को साइको एक्टिव सब्सटेंस का एडिक्शन होता है, जी। जो जैसे ड्रग्स का एडिक्शन हो, या अल्कोहल का, गंजा का, इनहेलेंस का, वो एक तरह का एडिक्शन है। और फिर किसी किसी को कोई एक जैसे गैम्बलिंग का एडिक्शन होता है, मोबाइल गेम का एडिक्शन होता है। तो ये सब भी एक तरह का मेंटल इलनेस है। और अगर किसी को ये कुछ भी एडिक्शन हो, इससे बाद में जाके दूसरा प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो एडिक्शन को भी इग्नोर ना करे। छोटा एडिक्शन होने से भी प्रोफेशनल हेल्प ले और वो एडिक्शन से बाहर आए। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं समाज में कि लोग कहते हैं कि पहले मैं एडिक्ट नहीं था, फिर मेरे जीवन में एक कोई भी एक्स वाई जेड परेशानी आई और उसके बाद से इन्होंने इस एडिक्शन की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। तो क्या उनको अगर सही समय पर किसी काउंसलर से या साइकेट्रिक से मदद मिल जाता तो क्या वे एडिक्शन की तरफ नहीं मुड़ते? ऐसा हो सकता है? जी, एडिक्शन का भी बहुत कारण होता है। अच्छा। जैसे हम लोग को ये यंग एडल्ट जो होता है, टीनेज या यंग एडल्ट, इसमें अक्सर दिखाई देता है कि पीयर प्रेशर जो होता है, हम्म। कि संगत का असर, हम्म। उससे एडिक्शन में चला जाता है। कि एक ग्रुप है, वहां पे 2-3 लड़का या लड़की ले रहा है, तो बाकी का भी जैसे ग्रुप में रहना है तो मुझे भी लेना पड़ेगा।
जी। मेरा दोस्त ले रहा है, मैं नहीं लूंगी तो वो खराब आ जाएगा, मुझे लेना पड़ेगा। तो ऐसा पीयर प्रेशर से ले लेता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी बड़े को देख रहा है कि ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो उन लोग का आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या चीज है, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले लेते हैं। और कभी कभी जैसे ये कोई लाइफ में स्ट्रेस हो या प्रॉब्लम हो, तो रादर देन ट्राइंग टू फाइट आउट द प्रॉब्लम, वो एडिक्शन का सहारा ले लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके लेते लेते वो लोग एडिक्टेड हो जाता है। तो अगर किसी का लाइफ में प्रॉब्लम है, तो एडिक्शन का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एडिक्शन किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर ऐसा सोचा कि हमें इतना टेंशन है, थोड़ा अल्कोहल लूंगी तो ठीक हो जाएगा, पर वो जाके बाद में एक बड़ा प्रॉब्लम, रादर जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई स्ट्रेस हो, एडिक्शन की तरफ जाने से अच्छा है कोई प्रोफेशनल हेल्प ले, अपना किसी अपने से बात करे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और मैम, मेरे हिसाब से शायद एडिक्शन उस प्रॉब्लम को या उस मानसिक समस्या को भी और भी और ज्यादा खराब कर दे। जी। बढ़ा देगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने एक बात कही अभी कि पीयर प्रेशर में भी जो आजकल के यंग एडल्ट्स हैं वो ऐसा एडिक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं। हम्म। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीयर प्रेशर को हैंडल कैसे करें। हम्म। इसीलिए पीयर प्रेशर अक्सर दिखाई देता है ना, अगर एक बच्चा का छोटा से ना पेरेंट्स का गाइडेंस अच्छा हो, या घर का जो फैमिली गाइडेंस हो, या टीचर्स का गाइडेंस अच्छा हो, तो पीयर प्रेशर का इन्फ्लुएंस इतना नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि उसका कोई है जिसके साथ वो ओपनली बात कर सके। सपोज एक फ्रेंड ग्रुप में कि उसको कोई प्रेशर दे रहा है कि ये लो, ये ना लो, कि बच्चा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि ठीक है मेरा दोस्त खराब पाएगा। पर अगर घर घर में अटैचमेंट ज्यादा है, सपोर्ट ज्यादा है, तो बच्चा एक बार भी होने से भी मम्मी से या पापा से बात करेगा कि मेरा दोस्त ऐसा बोल रहा है, मैं लूं या ना लूं। तब पेरेंट्स गाइड कर सकता है। इसीलिए पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए पेरेंट्स या फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए स्कूल में भी एजुकेशन, ये जैसे ये सब के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना चाहिए, ताकि बच्चा डिसीजन लेने में सक्षम हो, सो दैट द किड कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन। वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है। तो अगर स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है, सही गलत का सीख देता है, तो बच्चा का डिसीजन लेने में सुविधा होता है, और पीयर प्रेशर की वजह से जैसे गलत रास्ता में नहीं जाता। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अभी जितने लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आने वाले समय में ये स्थिति या ये नंबर्स डबल होने वाले हैं या उससे भी ज़्यादा। तो ये एक चिंता का विषय है। और हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना आया है कि लोनलीनेस इज द न्यू पेंडेमिक। जी। ये आपने भी सुना होगा। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये भी बता दीजिए कि लोनलीनेस से कैसे टैकल करें या कैसे फाइट करें। अभी हम लोग के सोसाइटी में दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रहा है। जी। आगे जैसे जो फैमिली सिस्टम था, अभी वो नहीं रहा, फैमिली पैटर्न न्यूक्लियर हो रहा है। तो एक फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और बच्चा रह रहा है। इसके अलावा आजकल जैसे इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गया है कि लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। आगे जैसे बच्चा उसका रिलेटिव्स के वहां पे जाते थे, उसका नाना नानी, दादा दादी हो, आंटीज के घर में, अभी वो सब कम हो रहा है। इसीलिए लोगों के लाइफ में लोनलीनेस का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। तो ये लोनलीनेस की वजह से एक बहुत ज्यादा ये डेंजरस चीज है, क्योंकि ये लोनलीनेस के कारण बाद में जाके बहुत अलग अलग मेंटल इश्यूज हो सकता है। तो ये लोनलीनेस को से जूझने के लिए एक बच्चा को छोटा से उसका सोशल स्किल्स को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उसका जो कम्युनिकेशन है अपना फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से, वो रेगुलर करते रहना चाहिए। और हर किसी को एक सपोर्टिव फ्रेंड्स ग्रुप बना के रखना चाहिए, ताकि जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप शेयर कर सके। अक्सर जब हम लोग अपने आप पे जैसे इन्वॉल्व, ये कॉन्फाइंड हो जाता है, एक सर्कल नहीं रहता, तभी हम लोग ज्यादा लोनलीनेस महसूस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि वक्त हो रहा है। तो जाने से पहले जल्दी जल्दी मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगा। अभी तो हमने यंग एडल्ट्स की बात की, पीयर प्रेशर कैसे हैंडल करें, लोनलीनेस कैसे हैंडल करें। मैं यहाँ पे ये भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे एडल्ट्स के लिए कुछ
बता दें कि वो ऐसा देखा गया है कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को समझने या हैंडल करने में काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल कर लें आराम से और स्ट्रेस ना हो? वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा वजह है। जी। और ये वर्क पॉलिटिक्स के लिए बहुत लोग का जैसे मानसिक तनाव होता है, बहुत मेंटल इश्यूज हो जाता है, जी। और उन लोग का वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। इसलिए जब भी किसी को महसूस हो कि वर्क पॉलिटिक्स हो रहा है और एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रहा है, तो दैट पर्सन शुड फोकस ऑन फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या कौन सा प्रॉब्लम है, एंड ही शुड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और उसके अलावा अ पर्सन शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग हिज लाइफ स्किल्स, जैसे कोपिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, जजमेंट, रेशनल थिंकिंग, ये सब में थोड़ा फोकस देना चाहिए, ताकि छोटा छोटा जो डेली स्ट्रेस होता है वो इतना असर ना कर जाए। इसके अलावा व्हेन यू आर इन वर्क प्लेस, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क रादर देन ऑन द सराउंडिंग। अपना काम से मतलब रखिए, अपना काम पे फोकस कीजिए, जो आपको करना है और आपको पता है कि ये सही है वो करते रहिए। और अगर ऐसा है कि आपका वर्क प्लेस में आपका एनवायरनमेंट ज्यादा कुछ पॉल्यूटेड हो रहा है, तो अपना आप हायर मैनेजमेंट से बात करके उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना जितना भी कोलीग्स हो, अपना सबके साथ एक अच्छा संबंध बना के रखिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी जब आप इसके पिछले वाले प्रश्न में हमें बता रही थी कि एक बच्चे को चाहिए कि वो सबसे ऐसा रिश्ता बना सके या कोई एक ऐसा हो जिससे वो खुल के बात कर सके। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बता दीजिए कि वर्किंग मदर्स अपने बच्चों के साथ कैसे ऐसा रिलेशन बनाए कि बच्चे सब कुछ उनसे शेयर करें। एक वर्किंग मदर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसको एक बैलेंस रखना होता है लाइफ में, अपना पर्सनल लाइफ, अपना प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस रखना। इसीलिए एक वर्किंग मदर को बहुत फोकस करना चाहिए कि अपना बच्चा को भी टाइम दे, एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर डेली। वो जब वर्क से वापस आ जाए तो बच्चे के साथ बैठे, इंटरेक्ट करे, खेले, बात करे, शेयर करे ना, उसके बारे में पूछे, सो दैट द मदर अंडरस्टैंड्स द चाइल्ड बेटर। और जब बच्चा के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे तो बच्चा भी माँ के साथ बहुत कंफर्टेबल होगा और शेयर करेंगे। अक्सर आजकल दिखाई देता है एक वर्किंग मदर वापस आके अपना काम में बिजी हो जाता है, मोबाइल में बिजी हो जाता है, बच्चा पास होने से भी इतना टाइम नहीं देता, तब वो अटैचमेंट इतना ग्रो नहीं करता है। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप रविवार के दिन हमारे स्टूडियो में आई। चलते चलते आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए। As for a healthy body, a healthy mind is necessary. So healthy माइंड रखने के लिए अपना मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए या प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर कुछ छोटा भी प्रॉब्लम है आप इग्नोर करते रहेंगे, वो बाद में जाके बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है डॉक्टर साहिबा, इतने अच्छे से आपने हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया और ये कार्यक्रम सुन के हमारे श्रोताओं को भी लाभ मिला होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। और पूरे पूर्वोत्तर सेवा परिवार की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए। आज इसमें हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य पर, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर चैनिका शर्मा, साइकियाट्रिस्ट। अगले सप्ताह एक और विषय के साथ, एक और एक्सपर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।